हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ रिडक्स रिएक्शन चैप्टर से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन हुआ प्यारे बच्चों, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? तो प्यारे बच्चों, जब रिडक्स रिएक्शन निकालेंगे, जितना लॉस्ट या गेन्ड इलेक्ट्रॉन होगा उससे डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास को, इक्विवेलेंट मिल जाएगा। या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा जो है, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास को, तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कि इक्विवेलेंट वेट को बच्चों को निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद फिर अपने कैलकुलेशन को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। लेकिन जब उसको इक्विवेलेंट वेट निकालना ही नहीं आएगा तो उसका कैलकुलेशन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा और वहाँ आंसर की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ 11th 12th यहाँ तक कि IIT नीट जेई तक भी है ये। तो आप चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 9 रिडक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। तो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कापी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों और लिखना शुरू कर दो। मेन पॉइंट देखिए, द इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। तो रिडक्स रिएक्शन में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, उस इलेक्ट्रॉन से हम मोलर मास को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब भी इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। देखिए आगे अगला पॉइंट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स मोलर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई, मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने पहले बता दिया था कि इक्विवेलेंट वेट को क्या करेंगे, जो मोलर मास है या जो मॉलिक्यूलर मास है, तो उस इलेक्ट्रॉन के नंबर से डिवाइड करेंगे जिस इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट फर्दर, अच्छा, और ये अगर इलेक्ट्रॉन आप ना समझ पाएँ तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज होता है वो भी उसके बराबर ही होता है, उससे डिवाइड कर दीजिए। Further, during the oxidation number of particular atom or of oxidizing agent decreases। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। While during reduction, the oxidation number of particular atom of the reducing agent increases। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो अब इस बढ़ने घटने का जो डिफरेंस होता है उसको लेकर के ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के मोलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं, तब भी निकल जाता है। आगे देखिए, इसके यही देखने को मिलेगा आगे। आप इसको नोट कर लें प्यारे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें। ठीक, देखिए यही बात यहाँ बताई गई है। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट is equal to its molecular weight divided by the total change in the oxidation number of particular atom of the oxidizing or reducing agent। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, या तो आप मोलर मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुए उससे डिवाइड कर दो, या फिर मोलर मास को जो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर दो। देखिए कुछ है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है प्यारे बच्चों, कई मीडियम में है जो कि अलग अलग टाइप का है। तो मीडियम के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम परमैंगनेट का।
पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हमको बताना है, एसिडिक मीडियम में, ध्यान दीजिए एसिडिक मीडियम में। अब देखें यहाँ पर क्या है, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस 1 यानी परमैंगनेट आयन है ये क्या है, परमैंगनेट आयन है। अब अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए 8H प्लस, चूँकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 मालिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ है, जैसा कि आपने रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस किया तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 मालिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा। Mn पर +2 चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है प्यारे बच्चों। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड कितना, 5E लिखा है ना, ठीक है। अब टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +7 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है +2, तो कितना चेंज हुआ, 7 - 2 = 5, माने दोनों बराबर हो गए ना, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, या गेन और लॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लास्ट ये हो जाए, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, इसी का मालिकुलर वेट ले लो प्यारे बच्चों और डिवाइडेड बाई 5 पे ही है ना, कर लिया भाई। मैंगनीज का 55 होता है, Mn का 55, देखिए इसी का लेना है, इसी का लेना है। Mn का 55, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 55, और ये 16 4 जा 64 डिवाइड ये यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 119 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 23.8 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट आ गया प्यारे बच्चों, यानी परमैंगनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट मिल गया। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका पूरा मालिकुलर वेट ले लो प्यारे बच्चों, मालिकुलर वेट ऑफ KN4 डिवाइडेड बाई 5 वही बात रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा चूँकि पोटेशियम आ गया ना, पोटेशियम का 39 होता है, मैंगनीज का 55 वही चीज़, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 × 16 सब ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ये 158 हो गया डिवाइडेड बाई 5, 31.6 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा ये। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब आप समझ गए होंगे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम माने ये हाइड्रोजन प्लस एसिडिक मीडियम में, तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करें। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप और नया पॉइंट आ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में तो अलग होता है, आपने नोट कर लिया, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में सेम होता है। ध्यान दीजिए, एसिडिक मीडियम में अलग हो जाता है, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में सेम रहता है। इसीलिए देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल ROR अल्कलाइन मीडियम। अब आपको लगता होगा कि न्यूट्रल में अलग होता है अल्कलाइन नहीं, दोनों में सेम होता है, इसलिए दोनों के लिए सेम फार्मूला है और आप उसको याद कर लीजिए। केवल एसिडिक मीडियम में अलग हो जाता है, न्यूट्रल और अल्कलाइन में पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट सेम होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस, यहाँ मैंगनीज का +7 लिखा हुआ है, ऊपर +7 लिखा हुआ, 2H2O हो गया, चूँकि न्यूट्रल मीडियम है ये 2H2O हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ गेंद 3, MnO2 हो गया। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और 4OH माइनस है, 4OH माइनस है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन गेंद कितना आया 3, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 ही आएगा। देखते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है प्यारे बच्चों, +7, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कितना है +4, तो भैया 7 - 4 कितना आ गया 3, दोनों बराबर हो गए ना। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लो, चाहे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंद और लॉस से, आप डिवाइड कर दो मालिकुलर मास को, इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ परमैंगनेट आयन MnO4 -1, MnO4 -1, इसका मोलर मास ले लो प्यारे बच्चों, मालिकुलर वेट ऑफ MnO4 -1 अपान 3, तो ले लो वही जैसे आप लिए थे अभी। मैंगनीज का 55 और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 है ना, डिवाइडेड बाई यही 3, अब आपने 119 हो गया डिवाइडेड बाई 3 तो हो जाएगा 39.66
ग्राम इक्विवेलेंट, 39.66 ग्राम इक्विवेलेंट। अब प्यारे बच्चों, अब पूरा KMnO4 का, अभी तक तो परमैंगनेट आयन का हम निकाल रहे थे, पूरा KMnO4 का निकालते हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ सेम रहेगा, बस 39 पोटेशियम का बढ़ जाएगा यहाँ से। देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4/3, 3 माने यही है ना, तो अब ये 39 आ गया प्लस 55 सेम रहेगा, प्लस 4 × 16 डिवाइडेड बाई 3 दिया जाएगा 158 आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का मोलर मास 158, जो कि टाइट्रेशन में आप कैलकुलेट करते हो। जो इंटरमीडिएट क्लास 12 के बच्चे हैं टाइट्रेशन में उनको रखा गया है, टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट का मोलर मास कितना लिया जाता है 158। अब उसको इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना होगा प्यारे बच्चों 3 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा क्या आपका 52.66 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। 52.66 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करते हैं। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम। अब पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी खत्म, पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी खत्म। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पोटेशियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट Ka2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में लिया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो कितना Cr2 क्रोमेट आयन जो है डाइक्रोमेट आयन है। देखिए यहाँ पे Cr2O7 -2 है यहाँ पर। अब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है इसमें, और यहाँ पर 14H है, और यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है ना, तो 7 ऑक्सीजन है, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ होगा, ठीक है। और 2Cr3 प्लस हो गया। यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप ध्यान दें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है। ये नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 3 या 6 यहाँ लिख दिया जाए, ऐसा नहीं। भले यहाँ पर 10 लिखा जाए, यहाँ 100 लिखा जाए, नो मीनिंग, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम उसके ऊपर लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे Cr2 है ना, तो ये +6 है, तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, केवल 1 क्रोमियम का है, ठीक है ना, तो लिख दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड कितना है 6 है, नोट कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे देखिए 2 × 6 है ना, ये 6 क्या है, 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। ये 6 1 क्रोमियम का, 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाउ मेनी क्रोमियम आर देयर, 2 × 6 माइनस, अब यहाँ पे क्रोमियम का, 1 क्रोमियम का +3 है, कितने क्रोमियम है प्यारे बच्चों, 2 है, 2 3 × 6, 2 6 × 12 माइनस 2 3 × 6, ये आ गया 6। अब देखिए दोनों इक्वल हो गए ना, ये भी इक्वल, ये भी, मतलब इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दोनों बराबर हो गए। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cr2O7 -2/6 है। अब ये है, डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा भाई, इसी का निकालना है। 2 Cr2 है ना, तो 2 लिखा इंटू 52 क्रोमियम का 52 होता है एटॉमिक मास, प्लस अब कितना ऑक्सीजन है 7 इंटू 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो प्यारे बच्चों सबको ऐड कर दोगे 216/6, इसको डिवाइड करोगे तो 36 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका, है ना। अब पूरा लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। यहाँ तो डाइक्रोमेट आयन लिया था ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कहानी सब सेम रहेगी, बस क्या करो, एक पोटेशियम का 39 होता है, तो 2 पोटेशियम है तो 2 × 39, प्लस 1 क्रोमियम का 52 होता है, 2 क्रोमियम है 2 × 52, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 7 ऑक्सीजन है 7 × 16, सबको आप जो है ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 294/6। आप डिवाइड करने के 49 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये रहा। अब इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में अलग होता था, लेकिन न्यूट्रल मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में सेम हो जाता है, उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में अलग होता है, लेकिन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में सेम होता है। देखिए Cr2O7 + 2OH और 2Cr
O4 -2 +2 प्लस H2O, तो कितना इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, ये है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 -2 इक्वल टू, इसका मोलर मास ले लेते हैं, 216 आएगा, यहाँ लिया गया है, देखें डाइक्रोमेट आयन का 216 रहा है। अब यहाँ पे लिख लिया डायरेक्ट, अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, और 108 आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, अब ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, यह जो इक्विवेलेंट वेट है यह न्यूट्रल मीडियम में भी रहेगा और बेसिक मीडियम दोनों में यही रहेगा, इसीलिए इसका साथ में लिया गया है। जिस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट का लिया था न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में सेम होता है, उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल मीडियम और अल्केलाइन यानी बेसिक मीडियम में सेम होता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लो, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब इक्विवेलेंट वेट आप K2Cr, अभी तो डाइक्रोमेट आयन का निकाला था आपने, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट आप K2Cr2O7, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो मॉलिक्यूलर मास है 294 है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 294 डिवाइडेड बाई 2 है इलेक्ट्रॉन है, 147 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए प्यारे बच्चों। ये रहा। अब ये तो पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट की कहानी खत्म हुई। एसिडिक मीडियम में दोनों का अलग होता है, लेकिन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में दोनों का एक जैसा होता है, ये आपने देखा कहानी है। और अब इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन चेंज आपने देख लिया, उसको आपको लर्न करना होगा। अब आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कभी कभी आ जाता है न्यूमेरिकल में, तो प्यारे बच्चों इसके लिए अलर्ट रहिए। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है रिएक्शन, और ये 2 हाइड्रोजन H प्लस O2 + 2E एसिडिक मीडियम में है ना। और यहाँ पर बेसिक मीडियम में भी दोनों का देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है, ये बेसिक मीडियम में है 2H2O + O2 2E। तो आप यहाँ देखिए एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में प्यारे बच्चों सेम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यहाँ पे लॉस्ट लिखा है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है, हो गया। अब टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो प्यारे बच्चों यहाँ ऑक्सीजन एटम का -1 है, यहाँ पर 0 है ना। तो अब और एसिडिक मीडियम में, अब बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ 0 है, यहाँ पर -1 है, सेम चीज़ रहेगी। देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, तो निकाल लो 0 - 2 इंटू, चूँकि परऑक्साइड है ना, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है, -1। कितने ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, 2, तो 2 × -1 कर दिया, 0 - 2 × -1। 2 क्यों किया भाई, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं। -1 क्यों लिखा, क्योंकि परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है, -1, ठीक है। तो 0 ज़्यादा है, यहाँ पर 0 है, तो 0 - 2 × -1, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो गया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर हो गए। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड अपॉन 2, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड देखिए H2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया मास, और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 = 32, दोनों जोड़ दिया, 34 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा कितना, 17 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया प्यारे बच्चों। तो ये रहा जो है। अब ऑक्जेलिक एसिड का भी इक्विवेलेंट वेट आप नोट कर लें, क्योंकि आपके टाइट्रेशन में ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड है, ये तो एनहाइड्राइड है, तो हाइड्रेटेड में क्या हुआ, थोड़ा वाटर ऐड कर लीजिएगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऐड करके निकाल लेंगे, उससे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड COOH, यानी ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ये है COOH, फिर क्या है COOH, यह ऑक्जेलिक एसिड है प्यारे बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड है। आप देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड का C2H2O4, यहाँ ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब ये जब यहाँ पर हो जाता है 2CO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, 2H + 2E, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2।
टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो भाई कार्बन का यहाँ पे देखिए बढ़ा है, तो कितना कार्बन है यहाँ पर 2, 2 4 जा 8 में +3 है, पर एटम लिखा जाता है, और +4 है, तो कौन ज़्यादा है, ये है, तो 2 4 जा 8 माइनस, अब 2 3 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 कार्बन दोनों में है, अब क्या हो जाएगा 8 - 6 2, दोनों बराबर हो गए ना। बस क्या करना है, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास लिख लीजिए, इसी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही काम किया गया है अगले पेज में। तो पहले से आप इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो आगे प्रोसीड करूं, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए यही काम है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय 2, तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, कार्बन का C2 है ना 24 हो जाएगा, H2 है 2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा 60, और डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 90, डिवाइडेड बाय 2 45 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट आप प्यारे बच्चों आ जाता है यहाँ पर, क्या कहते हैं, ये आयरन सल्फेट यानी FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है जो है। तो इसका देखिए थोड़ा सा इक्वेशन देखिए ध्यान से, FeSO4 आयरन सल्फेट, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखा हुआ है इसके ऊपर, फिर हाफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हाफ मॉलिक्यूल, फिर ये अब ये इक्वेशन बताता हाफ Fe2SO4 फेरिक सल्फेट, हाफ ये हो गया। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे +2 से बढ़कर +3 हो गया, +H +E इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सल्फेट काट देते हैं, सल्फेट काट देते हैं, शार्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Fe+2 = Fe+3 और +1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस्ट हुआ 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 - 2 तो हो जाएगा 1, दोनों बराबर हो गए ना। बस क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस आयरन सल्फेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4/1, बस जो मोलर मास है वही इक्विवेलेंट वेट भी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आयरन का 56 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है, 16 × 4 हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाई 1, तो यही 152 ग्राम इक्विवेलेंट। कहने का मतलब होता है कि जो मोलर मास है वही इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे दोनों बराबर है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 का भी है, इसको भी आप जानते रहे, कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो व्हेन इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वर्ड मैंने कई बार बता चुका हूं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब उसी एटम का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव H3PO3 द बैलेंस्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, प्यारे बच्चों H3PO2 है, ठीक है 3 मॉलिक्यूल लिया गया, तो क्या बनाया, फास्फीन बनाया, और 2H3PO3 बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब डिवाइड द एबव रिडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 रिएक्शंस, वन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड अदर रिडक्शन। अब इस इक्वेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि एक ऑक्सीडेशन का, दूसरा रिडक्शन का, तो पता चल जाएगा। तो पहले आप इसको नोट करें तो आगे बढ़ाएं। इसी इक्वेशन को 2 पार्ट में कर देते हैं। 2 पार्ट में क्या, एक ऑक्सीडेशन वाला होगा, दूसरा रिडक्शन वाला हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लें, ये मेन इक्वेशन है, आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूं। बहुत बढ़िया, हाँ देखिए ये है, ये रिडक्शन रिएक्शन H3PO2 PH3, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। फास्फोरस का +1 है, तो यहाँ फास्फोरस का -3 हो गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मानते हैं। हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इंक्रीजेज फ्रॉम +1 टू H3PO2 टू -3, इंक्रीजेज नहीं प्यारे बच्चों, डिक्रीजेज होगा यहाँ पर, ये डिक्रीजेज होगा, यहाँ पर बना लीजिए, इंक्रीजेज नहीं, यहाँ पे डिक्रीजेज हो जाएगा, यहाँ पे आप डिक्रीजेज दिखे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा
डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस डिक्रीजेज, अरे भाई फास्फोरस का +1 है, +1 से हट करके -3 हो गया तो डिक्रीज हुआ। फिर हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस डिक्रीजेज फ्रॉम +1 इन H3PO2 टू -3 इन PH3। ठीक है, देयर फॉर बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऐड +4 टू LHS इक्वेशन नंबर 1। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। क्या हुआ भाई, चार माइनस है, 1 प्लस है, घट जाएगा, 3 माइनस होगा, 3 माइनस यहाँ भी हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड इन द रिडक्शन रिएक्शन कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ना, तो ऑक्सीडेशन का चेंज भी 4 ही होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा ये H3PO2 H3PO3 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर फास्फोरस का +1 है, फास्फोरस का +1 है, और यहाँ फास्फोरस का +3 है। तो यहाँ पर देखो, अगर चेंज करेंगे तो चेंज जो है, हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इंक्रीजेज फ्रॉम +1 इन H3PO2 टू +3 इन H3PO3। देयरफॉर टू बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऐड 2e इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया राइट हैंड साइड। इस तरह से प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 2H3PO2। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, यहाँ पे ऐड किया गया। यहाँ पर -2 कर देंगे तो +3 है, -2 कर देंगे तो 1 ही बचेगा, 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 देखिए यहाँ पर है, ये हो जाएगा। अब इस तरह से प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। इस तरह से टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन गेन्ड इन इक्वेशन सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉन लास्ट इन इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2। तो प्यारे बच्चों, हम इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, 2H3PO2 2H3PO3 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। दस फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 5 वी कंक्लूड दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज गेन्ड आर लास्ट इन दिस प्रोपोर्शनल रिएक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन का। चूंकि इलेक्ट्रॉन आपने बैलेंस कर दिया तो इक्वेशन 4 में 2 ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही 4 हो गया। तो अब डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन गेंद या लास्ट कितना है, 4 है। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन का ही तो पता करना था ना, बस अब क्या करना है, H3PO2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। H3 का 3 हो गया, 3 1 जा 3। फास्फोरस का प्यारे बच्चों 31 होता है, 31 × 1 होने का। ऑक्सीजन 2 है, 16 × 2 हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 4 होगा यहाँ पर। अब टोटल नंबर ऑफ 3 मोल्स ऑफ H3PO2, क्योंकि 1 मोल का है, ये 1 मोल का है। यहाँ पर कई मोल है, यहाँ पे कई मोल है प्यारे बच्चों, 3 मोल है। आपने शुरू में 3 मोल लिया था, इक्वेशन में 3 मोल लिया था, याद करिएगा। तो 3 × 66 कितना हो जाएगा, 198 ग्राम। याद करिए, आपने 3 मोल लिया था। 3 मोल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर 3 मोल लिए हैं, देखिए आप यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 3 मोल लिए हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान करना होगा, इसीलिए यहाँ पर आपने 3 मोल लिया। अब 3 मोल से आप 66 आया था ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 198 ग्राम हुआ। बस क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO2 अंडर गोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सचेंज्ड। तो क्या होगा, 3 × 66 डिवाइडेड बाई 4। तो पूरा आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेकर के जो भी नंबर आए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 49.5 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, प्यारे बच्चों। ये रहा जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकालने का, और जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बहुत विशेष तरीके से देखा कि उनका एसिडिक मीडियम में एक अपना अलग से इक्विवेलेंट वेट होता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में
इक्विवेलेंट वेट सेम रहता है। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी न्यूट्रल मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में एक जैसा इक्विवेलेंट वेट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने देख लिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।